जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की होम साइंस की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं आज के दिन इतिहास में घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स। वैसे आज इन 10 अप्रैल को आज हम क्या मनाते हैं? आज 10 अप्रैल को आज हम विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड होम्योपैथिक डे आज के दिन मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? यह दिवस डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमन के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी आज के दिन ही की गई थी। तो ये तो हमने एक दो पॉइंट्स जाने किसके बारे में, हमारे आज के दिन 10 अप्रैल के बारे में जाने कि आज का दिन क्या है कुछ खास। तो अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6-12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें अभी तक फ्रेंड्स हमने हमारा क्लास 6 to 9 कंप्लीट कर लिया है। हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10। आई होप आपने उन सारी वीडियोज़ को देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोज़ को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में किया है। और इतने डिटेल में फ्रेंड्स कवर करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को अच्छी तरह से देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का, साथ ही साथ किसी फील्ड में होम साइंस से आप अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि आप भी हमारी सीरीज के साथ जुड़ सके। और साथ ही साथ फ्रेंड, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी सीरीज़ का लाभ उठा सकें। और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हमने कुछ बातें जानी आज की सीरीज़ के बारे में, और क्या बोलते हैं, आज की हिस्ट्री और अपनी सीरीज के बारे में हमने कुछ बातें की। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। आज हम करने क्या वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, हम कर रहे हैं अभी हमारा क्लास 10। क्लास 10 में हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हमारा क्लास 10 में जो होम मैनेजमेंट का जो पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आ गए हैं हमारे दूसरे पार्ट पे, स्वास्थ्य रक्षा वाले पे। अब उसमें फ्रेंड्स हमने हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। क्या? जल स्रोत। ये देखिए, यही हमने स्टार्ट किया था, जल स्रोत तथा उसका उपयोग। ये हमारी प्रीवियस क्लास थी। प्रीवियस क्लास में हमने जल का संगठन देखा था, जल की उपयोगिता, मानव शरीर व स्वास्थ्य के लिए जल के बारे में हमने पढ़ा था, अन्य कार्यों के लिए जल कैसे उपयोगी होता है, जल प्राप्ति के स्रोत के बारे में देखा था कि यानी जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हमने देखा था समुद्र, वर्षा, धरातलीय जल और भूमिगत। धरातलीय जल के अंतर्गत हमने नदी, तालाब, झील, झरने देखे थे। भूमिगत जल के अंदर हमने कुएं, नलकूप आदि देखे हुए थे, जिसमें हमने समुद्र, वर्षा, धरातलीय जल, नदियाँ, नदी के जल की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय, तालाब, तालाब के जल की अशुद्धियों के कारण, तालाब के जल के अशुद्धियों से बचने के उपाय। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स हमने हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से कवर किया था। आई होप आपने हमारी उस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इस वीडियो को वॉच आउट करके आप अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हमारी क्लास में इन सारे ही पॉइंट्स को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आई होप आपको प्रीवियस क्लास का रिवीजन हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। चलिए अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है जो क्या धरातली, उसके अंतर्गत धरातली जल के अंतर्गत आता है झरना। झरने के बारे में देखते हैं। झरने तथा सोते भी जल प्राप्ति के प्राकृतिक साधन हैं। जब किसी पहाड़ी क्षेत्र में नदी का जल अपने मार्ग में आने वाली बाधा को तोड़कर ऊंचाई से गिरकर आगे बढ़ता है तो उसे झरना कहते हैं। झरने प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जब भूमिगत जल कुछ क्षेत्रों में किन्हीं कारणों से प्राकृतिक रूप से स्वतः ही निकलता है तो वह क्या कहलाता है? सोता कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सोते किसको कहते हैं? जब कुछ क्षेत्रों में किन्हीं कारणों से प्राकृतिक रूप से स्वतः ही जब जल निकलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वही हमारा सोता कहलाता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, झरने के जल की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। नंबर 1, कुछ झरनों तथा सोतों का जल मीठा तथा कुछ का खारा होता है। नंबर 2, कुछ सोतों से लवण युक्त व गर्म पानी भी निकलता है। नंबर 3 है, कुछ झरनों तथा सोतों का जल भिन्न भिन्न गुणों से युक्त होता है तथा इससे पेट व त्वचा संबंधी अनेक रोगों का उपचार होता है। नंबर 4 है, कुछ सोतों के जल में गंधक
की भी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिसका उपयोग त्वचा संबंधी कुछ विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो अब इसमें नोट में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होता है ये। सोते व झरने के पानी का उपयोग उसके गुणों की जांच अथवा स्थानीय व्यक्तियों की राय लेने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इनमें कुछ हानिकारक लवण भी विद्यमान हो सकते हैं। तो ये तो था इम्पोर्टेंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा धरातलीय जल है क्या है, झील, उसके बारे में देख लेते हैं। झील जल का एक प्राकृतिक स्रोत है, ऐसा स्थल जो चारों ओर से प्राकृतिक कारकों जैसे पहाड़ियों, चट्टानों आदि से घिरा होता है अथवा जिनके आसपास का क्षेत्र हरा भरा होता है। ऐसे स्थानों पर एकत्र जल क्या कहलाता है, झील कहलाता है। झीलों के पानी का शुद्धिकरण करके उसका पीने व भोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में झीलों का पानी सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। झीलें दो प्रकार की होती, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। एक एक करके समझते हैं। प्राकृतिक झीलें पहाड़ी स्थलों या मैदानी भागों में भूमि की सतह नीची होती है, वहाँ वर्षा जल या पहाड़ों का जल एकत्र होकर झील में परिवर्तित हो जाता है। प्राकृतिक झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि इन झीलों में जल पृथ्वी के अंदर से निकलता रहता है। उदाहरण नैनी तथा डल झील आदि। क्या है ये, प्राकृतिक झीलें। कृत्रिम झीलें जो आर्टिफिशियल झील होती है उसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार की झीलें मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, इसीलिए तो कृत्रिम है। ये झीलें पहाड़ियों की तलहटी तथा मैदानी भागों में निर्मित की जाती हैं। ये झीलें ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ भूमि तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी हो। इस जगह खुली और बांध बनाकर वर्षा का जल एकत्र होने दिया जाता है। उदाहरण टिहरी तथा गोविंद सागर झील। ये क्या है, ये कृत्रिम झील के उदाहरण हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। नंबर 1 है, जल प्राप्ति के स्रोतों का मुख्य आधार क्या है। क्वेश्चन 2 कहता है, मछलियाँ, कछुए आदि नदियों के लिए उपयोगी है। तो ये सत्य है कि असत्य है, बताइए। क्वेश्चन 3 है, तालाब के जल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन आपसे बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपने अभी तक इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं जल का स्रोत क्या है। भूमिगत जल। अभी तक हमने धरातलीय जल पढ़ा, भूमिगत जल देखते हैं। वर्षा के जल का एक बड़ा भाग भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष भाग बाहर नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है। भूमि द्वारा अवशोषित जल भूमि की आकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर खिसकता रहता है। मार्ग में अवैध चट्टान आदि आ जाने के कारण यह एकत्रित होकर भूमि जल स्तर का निर्माण करता है। भूमिगत जल स्रोत तथा भूमि को भेदकर कुओं, घरेलू नल, जेट पंप आदि के माध्यम से यह जल प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं कुआं भूमिगत जल का सबसे अच्छा स्रोत होता है। वर्षा का जल जब ध्यान दीजिएगा, वर्षा का जल जब धरती में समा जाता है तो पृथ्वी की भीतरी सतह पर मौजूद जल की प्राप्ति के लिए ही कुएं को निर्माण किया जाता है। कुएं का जल प्राप्त करने के लिए खुदाई की जाती है, अर्थात पृथ्वी की भीतरी सतह की खुदाई द्वारा कुएं बनाए जाते हैं। कुएं का जल पीने के अतिरिक्त सिंचाई के काम में भी आता है। कुएं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, उथला कुआं, गहरा कुआं तथा पाताल तोड़ कुआं। कुएं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उथला कुआं, गहरा कुआं तथा पाताल तोड़ कुआं। अब इन तीनों कुओं को एक एक करके समझते हैं। उथला कुआं क्या होता है देखते हैं। इसकी खुदाई बहुत अधिक गहरी की जाती है, क्योंकि इसमें कम खुदाई में ही पानी निकल जाता है। इनकी खुदाई लगभग 30 फीट होती है। ऐसे कुओं में पानी निकालने के लिए राहट, घिरौ तथा ढेकली आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कुएं मैदानी भाग तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा है गहरा कुआं। ऐसे स्थान पर होता है जहां भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे होता है। ऐसे कुएं की खुदाई में 30 से 40 मीटर की गहराई पर जल प्राप्त होता है। ऐसे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए विद्युत चालित यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कुएं से मीठा एवं शुद्ध जल प्राप्त होता है। गहरे कुएं मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा कुआं है पाताल तोड़ कुआं। कठोर चट्टानों को बारूद या डायनामाइट से तोड़कर जो कुएं बनाए जाते हैं उन्हें ही पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। ऐसे कुएं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में पाताल तोड़ कुएं बहुत कम हैं। ऐसे कुओं से जल निकालने के लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया 3 तरह का कुआं। अब एक देखिए आदर्श कुआं भी है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं।
आदर्श कुआं का आशय ऐसे कुआं से होता है जिसमें किसी भी प्रकार की बाहरी अशुद्धियां न जाने पाए तथा शुद्ध जल प्राप्त होता रहे। गहरे कुएं का जल शुद्ध एवं स्वच्छ होता है। यदि गहरे कुएं को व्यवस्थित ढंग से बनाया जाए तो उसका समुचित रख रखाव किया जाए तो उस कुएं को आदर्श कुआं माना जाता है। आदर्श कुएं की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1, आदर्श कुएं पक्के व गहरे होने चाहिए। नंबर 2, आदर्श कुओं की मुंडेर ऊंची होनी चाहिए तथा आसपास ईंटों का पक्का फर्श भी होना चाहिए। नंबर 3, आदर्श कुआं उसी भूमि में खोदना चाहिए जहां की मिट्टी सामान्य हो। सामान्य से अधिक लवण या क्षार विद्यमान होने की स्थिति में कुएं से अच्छा पानी प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 4 है, आदर्श कुएं के ऊपर छतरी नुमा शेड होनी चाहिए ताकि ऊपर से उड़कर कूड़ा करकट कुएं में ना गिरे। नंबर 5, आदर्श कुएं से जल प्राप्त करने के लिए साफ बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। और नंबर 6, आदर्श कुएं को हमेशा शुद्ध एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए कुछ दिनों के अंतराल पर सफाई करते रहना चाहिए। ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे किसके बारे में, आदर्श कुएं के बारे में। आदर्श कुआं आप किसको कह सकते हैं, जो हमने तीनों में से पढ़ा, किसको, गहरा कुआं जो होता है उसको हम आदर्श कुआं बोल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा आदर्श कुएं के बारे में। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, ये आदर्श कुआं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते कुएं के जल दूषित क्यों होते हैं। कुएं के जल के दूषित होने के कारण, कुएं का जल मुख्य रूप से भूमिगत जल होता है जो शुद्ध होता है, परंतु इसमें बाहरी अशुद्धियों के मिल जाने से जल दूषित हो जाता है। कुएं के जल के दूषित होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, गंदे बर्तनों से जल निकालने से कुएं में अशुद्धियां घुल जाती है। नंबर 2, कुएं के पास खड़े होकर स्नान करने से, हाथ पैर धोने तथा मल मूत्र त्यागने से कुएं का जल दूषित हो जाता है। नंबर 3 है, कच्चे कुएं की मिट्टी, धूल तथा कूड़ा करकट उड़कर कुएं में गिरते हैं, इनसे कुएं का जल दूषित हो जाता है। नंबर 4, खुले हुए कुएं में वर्षा का जल बहकर पहुंचता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। नंबर 5 है, मृदा प्रदूषण के कारण भी कुएं का जल दूषित होता है। तो ये तो हमने 5 पॉइंट देखे किसके बारे में, कि कुएं का जल दूषित क्यों होता है। अब कुएं के जल की अशुद्धियां दूर कैसे करें, कुएं के बारे में हमने जाना। कुएं का प्रकार, कितने प्रकार के कुएं होते हैं वो हमने देखा। आदर्श कुआं किसको कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती ये हमने देखा। कुएं के जल के दूषित होने के कारण देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि कुएं के जल की अशुद्धियों को आप दूर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो कुएं के जल को दूषित होने से बचाने के उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, कुआं खोदने के लिए ऐसी भूमि का चयन करें जहां की मिट्टी सामान्य हो। अत्यधिक क्षारीय भूमि से कसैला पानी निकलता है जो पीने योग्य नहीं होता। नंबर 2, कुआं सदैव पक्का बनवाना चाहिए तथा इसकी मुंडेर ऊंची होनी चाहिए, उससे बाहरी गंदगी बाहर कुएं में नहीं जाएगी। नंबर 3 है, घरेलू कार्य जैसे बर्तन साफ करना, कपड़ों की धुलाई आदि का कार्य कुएं से थोड़ी दूर होना चाहिए जिससे गंदा पानी कुएं में ना जाए। नंबर 4 है, बाहरी गंदगी जैसे कूड़ा करकट आदि को रोकने के लिए कुएं के ऊपर छतरी नुमा शेड होनी चाहिए। नंबर 5 है, कुएं को स्वच्छ रखना चाहिए तथा कुछ दिनों के अंतराल पर साफ सफाई करता रहना चाहिए। और नंबर 6 है, संक्रामक रोग फैलने की स्थिति में समय समय पर कुएं में लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करते रहना चाहिए। यानी कि इन सारे उपायों को अपना करके आप क्या कर सकते हैं, कुएं के जल की अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नलकूप। नलकूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो भूमिगत जल को प्राप्त करने के लिए भूमि में जल स्तर की गहराई तक बोरिंग करवाकर लोहे का पाइप डाल दिया जाता है। इस जल को ऊपर खींचने के लिए विद्युत मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह व्यवस्था ही नलकूप कहलाती है। नलकूपों का प्रयोग सिंचाई एवं पेयजल हेतु किया जाता है। जल संरक्षण देखते हैं। हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है परंतु शुद्ध पेयजल बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण हेतु घरेलू प्रयास भी किए जा सकते हैं। जल संरक्षण के प्रति घर के सदस्यों तथा आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 22 मार्च को एवरी ईयर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस हर 22 मार्च यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है।
और ये देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस हैं। उथले हुए कुएं की खुदाई लगभग कितने फीट होती है, हमने पढ़ा था। पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार के कुएं पाए जाते हैं, क्वेश्चन 3 क्या आता है। नलकूप का प्रयोग प्रायः किस लिए किया जाता है, देखिए नलकूप आपके ऊपर ही है। क्वेश्चन 4 कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, हमने जस्ट अभी पढ़ा कब, 22 मार्च यानी कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या ये जो हमने अभी चैप्टर हमारा 4th पढ़ा ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप इसमें हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे ही आपको क्लियर हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हैं। मैंने तो सारा का सारा ही फ्रेंड्स समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार मैं कहती हूँ कि आप पढ़ते हैं जो भी वीडियो देखते हैं पहले तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखा करिए, और अगर पूरा देखते हैं तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्स भी किया करिए कि नहीं इसमें मतलब आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, तो पूरा रिस्पॉन्स भी आप करेंगे। क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक हमें क्या ही पता लगेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए ताकि आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। जय हिंद।